की अभिक्रिया किससे कराना है? जल से। तो हम जानते हैं कि जब अम्ल को किसी भी जल में डालते हैं तो इसके कुछ उत्पाद बनते हैं और उस उत्पाद में ही हमें प्राप्त होता है कि ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? ऊष्मा की। ऊष्मा निकलता है। तो ऊष्मा निकलता है, इसका मतलब ये है कि जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं तो वह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया कही जाएगी? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कही जाएगी। कैसी अभिक्रिया कही जाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम उसे कहते हैं जिसमें किसी अभिक्रिया के पूर्ण होने के फलस्वरूप हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। सॉरी, किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। इसको हम एक्जोथर्मिक बोलते हैं और एक को कहते हैं एंडोथर्मिक। हम यहाँ पर ये पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि अगर हम ले लेते हैं H2SO4 और H2SO4 को यदि हम जल में डालते हैं तो यहाँ पर हमें जो भी उत्पाद प्राप्त होता है, जो भी प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, उनके साथ साथ हमारे पास एनर्जी की मात्रा जनरेट होती है, एनर्जी की उत्पत्ति होती है। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि अम्ल जो है जल के साथ अभिक्रिया कर कर ऊष्मा की उत्पत्ति कराता है। हम अपने जनरली लाइफ में भी देखते हैं कि जब हम जल में किसी भी बैटरी के तेजाब वगैरह को फेंकते हैं तो जल में क्या होता है कि जल में बुलबुले उठने लगते हैं। तो वो जो बुलबुले उठने लगते हैं वो एनर्जी के कारण जनरेट होता है। वो एनर्जी जो है उस जल के साथ जब वो अम्ल अभिक्रिया करता है तो एनर्जी जनरेट होती है। ठीक उसी प्रकार क्षार के साथ भी अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया का फलस्वरूप यही क्रिया होती है जिसके कारण उससे भी ऊष्मा निकलती है। तो ये पॉइंट्स हम लोगों को समझना था कि अम्ल और क्षार ये दोनों अगर जल के साथ रिएक्शन करें तो क्या होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वह मूल रूप से अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन जब अभिक्रिया करवाना हो तो उसके लिए हमारे पास कुछ उत्प्रेरक की जरूरत होती है, कैटलिस्ट की जरूरत होती है। हालांकि उनको देखेंगे हम आगे। अभी जो समझना है वो हमारे पास है अम्ल के बारे में कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कि अम्ल हमारे पास मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़ लिया है ना जी। एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं बताइए? बताइए परिभाषा। वैसे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन की मात्रा देते हैं। ठीक है, वैसे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन की मात्रा देते हैं या हाइड्रोजन आयन को देते हैं। ठीक है, तो उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? वैसे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन को नहीं देते हैं, मतलब जिसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम हो जल में घुलने के बाद वो हो गया दुर्बल अम्ल, और जिसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा हो जल में घुलने के बाद तो वो हो जाएगा प्रबल अम्ल। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि वैसा अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन या फिर जल में घुलकर पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन H+ को ही हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा प्रदान कराता है या प्रदान करता है। क्या कहलाता है हमारा? वो कहलाता है आपको प्रबल अम्ल कहलाता है। हालांकि प्रबल अम्ल की परिभाषा कुछ और भी है, हम उसको पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सन 1909 ईस्वी में SP सोरेनसन नामक साइंटिस्ट के द्वारा, जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट है, उनके द्वारा एक स्केल को डेवलप किया जाएगा, pH स्केल। और उस pH स्केल के अनुसार हम पढ़ेंगे कि हमारा अम्ल क्या होता है, वो उसमें प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो अभी थोड़ी देर में समझेंगे, पहले इसको हम लोग जान ले। ये बेसिकली दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? तो वैसे अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन की मात्रा पूर्ण रूप से नहीं देते हैं।
हाइड्रोजन आयन की मात्रा पूर्ण रूप से नहीं देते हैं या फिर हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम देते हैं। दुर्बल अम्ल कहते हैं। लिखे बुझात क्या नीचे ज्यादा मत लिखिए ना। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे प्रबल अम्ल के। है नहीं देखो पेपर नहीं था होता है ऊपर लेने का। चलो ठीक है, प्रबल अम्ल के कुछ एग्जांपल देखेंगे। देखो क्या प्रबल अम्ल के एग्जांपल हम देखेंगे और यहाँ पर हम दुर्बल अम्ल के एग्जांपल देखेंगे। कोई होगा? प्रबल अम्ल के हम अगर एग्जांपल देखें तो प्रबल अम्ल के एग्जांपल में ही सबसे पहले हमारे पास आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसके साथ साथ क्या आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और उसी के साथ साथ हमारे पास आता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। ये सारे हो गए। और दुर्बल अम्ल की बात करें तो दुर्बल अम्ल में आता है हमारे पास CH3COOH और इसके साथ साथ आता है, इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास क्या आता है HCOOH जिसको फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। और इसके साथ साथ क्या आता है H2CO3 जिसको हम कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। इसके साथ साथ और भी आते हैं जैसे कि H3BO4 आता है जिसको बोरिक अम्ल कहते हैं। ये सारे अम्ल क्या होते हैं? ये सारे अम्ल ये जो नीचे वाले हैं CH3COOH, HCOOH, H2CO3, BO4 बोरिक अम्ल जिसको बोलेंगे। और फिर ये सारे हमारे दुर्बल अम्ल हो गए और ये सारे प्रबल अम्ल हो गए। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं।